Hello friends, a very good evening to everyone. And today we would be starting off with the answer writing sessions. And it would be basically a live session that I would be taking up. Answer writing friends at Muluka IAS, I can assure you one thing. इस बात की बहुत ही होशो आवाज से गारंटी लेता हूं, जो कंपटीशन में आंसर राइटिंग में आना चाहे आ जाए, हम इतने कॉन्फिडेंट आंसर राइटिंग में बिल्कुल 100% बड़ी क्लैरिटी से बोले, जिसको डाउट है बोलो कंपटीशन में आ जाए, लग जाएगा पता किसके बड़ी आंसर है, कौन ज्यादा टॉपिक कवर कर रहा है. वेरी कॉन्फिडेंटली आई एम सेइंग. In this class, how the proceedings would be going on? There are multiple topics that are there. A total of 1500 plus question and answer would be covered. 1500 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर आपको कवर करवाए जाएंगे. मिनिमम लेके चल रहा हूं, मिनिमम. द बैच दैट इज गोइंग ऑन वुड बी कवर्ड इन 2 phases. पहला थोड़ा कुछ प्री के पहले करवाया जाएगा और कुछ प्री के आपको बाद में करवाया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, starting from today 21st of June, the batch would be going till end of August. Then around 10th or 11th of October we would be resuming, and it would be going till 15th of December. दो फेज में ये बैच चलेगा. यहां पे it would be 3 days per week and it would be 6 questions per day. यहां पे भी 3 days per week होगा and it would be 10 question per day. A very good evening to everyone. कोई भी फ्रेंड्स डाउट आ रहा है साथ साथ में मेरे को लिखते जाओ, मैं वहीं पे आपको वो डाउट बताता जाऊंगा. ठीक है, इट्स अ लाइव इंटरेक्टिव सेशंस दैट वुड बी टेकिंग अप. पहली बात. दूसरी बात, अप्रोक्सीमेटली 400 500 600 क्वेश्चन जितने इस तरीके से अब कवर करेंगे, दैट वुड बी विद द डिस्कशंस. टेक फॉर एग्जांपल कि आप 600 500 से 600 क्वेश्चन जो आपको क्लास में दे रहे हैं, एंड वी वुड बी टेकिंग अप डिस्कशन फॉर दैट. अनदर फॉर एग्जांपल 900 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, वी वुड बी गिविंग द मॉडल आंसर्स फॉर दैट. उनके लिए मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. श्रीकाल गुरप्रीत, क्योंकि दोनों टाइम की लिमिटेशन है, सब चीज क्लास में डिस्कस नहीं करी जा सकती. लेकिन अगर इन क्वेश्चंस इफ देयर इज एनी डाउट इन दीस क्वेश्चंस, द मॉडल आंसर दैट वी वुड बी गिविंग प्रॉपर मिलेंगे आपको, तो वी वुड बी देयर टू डिस्कस दैट आल्सो. इट वुड बी अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम. व्हेन वी टॉक अबाउट आंसर राइटिंग, 2 थिंग्स आर देयर. एक होता है स्टैटिक पोर्शन, दूसरा होता है डायनेमिक पोर्शन, जैसे न्यूज़पेपर से बोलते हैं. एंड मल्टीपल थिंग्स आर देयर. One is static, another is the dynamic portion that is there. Static portion maximum अगर हम पेपर 1 2 3 4 स्टैटिक पोर्शन में से क्वालिटी क्वेश्चंस लेके चलते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है. मैक्सिमम दे कैन बी अप्रोक्सीमेटली 500 to 600 क्वेश्चन. दिस इज स्टैटिक पोर्शन. फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, सोशल इश्यूज हो गए स्टैटिक वाले, ज्योग्राफी स्टैटिक हो गया, एनवायरनमेंट स्टैटिक हो गया, कुछ कुछ जो स्टैटिक पोर्शन है. इससे ज्यादा क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं. वैसे तो ऑनलाइन मोड में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसका कोई मुंह सिर पैर नहीं होता. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी क्वेश्चंस दैट वी वुड बी टेकिंग अप. सेकंड थिंग इज डायनेमिक. अप्रोक्सीमेटली 900 to 1000 would be taken up. We would be covering different sources, different areas. For example, Hindu. For example, Indian Express. For example, Mint. Second ARC. और फॉर एग्जाम्पल इंडिया ईयरबुक से हो गया, इकोनॉमिक सर्वे से हो गया,
PIB से हो गया, और फॉर एग्जाम्पल वेरियस अदर फॉर नीति आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोज इश्यूज वुड बी कवर्ड वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली करवा दिए जाएंगे। दो तीन चीज होती है, इससे पहले जब भी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेते थे, दो स्टूडेंट्स who had known had joined this batch earlier, we were taking up approximately 500 question and answer, 500 क्वेश्चन आंसर के अप्रोक्सीमेटली हम लेते थे, एंड वी वर कवरिंग इट वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। लेकिन द नंबर हैज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, 1500 क्वेश्चन के आसपास कर दिया है। टाइम है, मौका है, अपॉर्चुनिटी है, जितना बोल दिया जाएगा, वेरी कॉन्फिडेंटली आई एम सेइंग, जितना आपको सोर्सेज बता दिया जाएगा, यहां से कर लो, यहां से कर लो, इट वुड बी वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। सेकेंड थिंग, 15 से बढ़ के 5 से बढ़ के 1500 क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। We would be taking it and covering it very very comprehensively. Second thing, एक कॉमन सी प्रॉब्लम लास्ट ईयर्स वाले स्टूडेंट्स को जो अभी तक जो आती थी, द प्रॉब्लम दैट वाज वेरी कॉमन टू अर्लियर स्टूडेंट वाज दैट वी यूज्ड टू से देम कि दिस इज एन आर्टिकल दैट इज कवरिंग इन द हिंदू, द कमिंग इन द हिंदू, दिस इज आर्टिकल दैट इज कमिंग इन इंडियन एक्सप्रेस। बट द स्टूडेंट वाज अनेबल टू फाइंड दैट आर्टिकल, कि उनको वो आर्टिकल नहीं मिलता था। नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट वर्जन ऑफ दैट टू मेक इट इवन मोर एंड मोर सिंपलर फॉर द स्टूडेंट्स। हम बोल देंगे फॉर एग्जांपल हिंदू के ये आर्टिकल पढ़ के लाओ, हिंदू का भी ये आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल, मिंट का ये आर्टिकल, सेकंड ARC में दीज पेजेस, ये पेज पढ़ के आ जाओ, यहां से काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे, these pages you need to read, नीति आयोग, these pages you need to read with proper, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को आपको शंकर में या दूसरी बुक्स में we were telling कि ये इतना इतना पढ़ के काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल many students they know कि बुक मार्किंग ऑफ शंकर and other things have been done। उसी तरीके से अब आपको सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि हिंदू से पढ़ कर आओ या इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ कर आओ, we would be telling you ये आर्टिकल पढ़ के आ जाओ। इतना फ्रेंड्स कर लेना साथ साथ में, इट वुड बी कवर्ड वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। सेकेंड थिंग, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो रिसेंटली एक साल में नहीं आए हुए, देयर कैन बी मेनी आर्टिकल्स विच हैव नॉट अपीयर्ड इन लास्ट 1 ईयर, बट वहां से क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बन सकता है आज के टाइम पे भी। वी वुड बी आस्किंग यू टू रेफर द अर्लियर आर्टिकल्स ऑल्सो। हमारा मोटिव क्या रहेगा? द मोटिव वुड बेसिकली बी कि हमारा टॉपिक है और वो टॉपिक कवर हो जाए। That should be what is the motive. For example, how these topics has to be covered and what things are basically to be done to cover these topics. I'll give a small example. अगर आपको टेररिज्म का कोई क्वेश्चन है, या फॉर एग्जांपल नक्सलिज्म का कोई क्वेश्चन है, नक्सलिज्म के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 साल पहले एक बहुत जबरदस्त योजना आई थी, स्टिल इक्वली रेलेवेंट। हम आपको बोलेंगे कि वो योजना पढ़ के आ जाओ नक्सलिज्म के लिए, दैट वुड बी सफिशिएंट। अल्टीमेटली हमारा ये नहीं मतलब होना चाहिए कि ये फॉर एग्जांपल 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है। अवर मोटिव शुड बी बेसिकली इन द रिगार्ड दैट पिछले 2 साल से जो भी इश्यूज आ रहे हैं, वी शुड बी इन अ पोजीशन टू कवर दोज इश्यूज वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। Second thing, 2019 में many students are giving the interview this year also। 2019 वाली जो इंटरव्यू अभी डिले हो गई है, बहुत स्टूडेंट्स दे रहे हैं वो इंटरव्यू। They knew it very clearly, and जो स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है that when we were running the earlier batches, 18 to 19 questions came in paper 1। पेपर 2 और पेपर 3 की बात करते हैं, there were 17 questions which came in paper 2 and 17 questions which came in paper 3। और क्या चाहिए यार, 3 क्वेश्चन तो चलो कुछ तो आगे पीछे हो भी जाता है, लेकिन दिस इज ओनली फ्रॉम दिस बैच दैट इज कमिंग, इससे ज्यादा नहीं। एंड इफ यू नो 17 क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे तरीके से आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, डिस्कशन ली हुई है, या कैसे भी, आई थिंक यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड कॉम्पिटिटिव एज ओवर द अदर्स। बहुत जबरदस्त आपको एज मिलने वाला है स्टूडेंट्स। Whenever you are following, चाहे जितने भी, फॉर एग्जाम्पल 6 क्वेश्चंस पर डे है अभी,
एट टाइम्स आप कभी कभी इन क्वेश्चंस को कर पाओगे और कभी कभी इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, आई टोटली एग्री विद इट, हो जाता है. But on the other hand, it is very, very important in that regard to cover it very comprehensively. How that comprehensively will be covered? Basically in the regard. अब वो होगा कैसे, कैसे cover होगा, कैसे cover नहीं होगा, that would be basically be there. For example, 6 topics are there. अब 6 में से सिर्फ 3 टॉपिक ही कर पाए हो, 3 टॉपिक अब नहीं कर पाए हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यार 3 की डिस्कशन अटेंड करो, 3 के क्वेश्चन लिखो और 3 के मॉडल आंसर तो सुनो. अब एक बात बड़ी नॉर्मली सी हमें पता है, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं कुछ टाइम के बाद. बट ऑन द अदर हैंड जब कोई मूवी देखते हैं तो हमें वो सीन एक लंबे टाइम के लिए याद रह जाता है. सेम इज द केस ओवर हियर आल्सो. देयर मे बी एन नंबर ऑफ टॉपिक्स व्हिच आर देयर, आपने नहीं पढ़े होंगे, नहीं आपको टाइम नहीं लगता है जैसे, पर आप मॉडल आंसर सुनोगे आपको इंटरलिंकेजेस डेवलप होने लग जाएगी आपके माइंड में, और जब उस टॉपिक को पढ़ोगे जाके तो और भी ठीक रहेगा. There are n number of students who जहां से मेरे को कॉल्स आई कि सर इज दिस बैच फॉर द फ्रेशर्स और फॉर द अर्लियर पीपल हु ऑलरेडी कवर्ड. नॉर्मली क्या होता है यूपीएससी में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई टाइम एंड अगेन से इज द गाइडेंस एस्पेक्ट, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर यूपीएससी में आपको गाइडेंस है तो 1 साल में भी यूपीएससी विद प्रॉपर गाइडेंस क्लियर किया जा सकता है. अगर गाइडेंस नहीं है तो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान बनने में ये टाइम नहीं लगता. और यूपीएससी एक ऐसी चीज है जितना प्यार करते जाओगे उतना ही उसके अंदर घुसते जाओगे एंड वो आपको बाहर नहीं आने देगा. इट्स इंपॉर्टेंट टू बी विद प्रॉपर गाइडेंस. एंड आंसर राइटिंग के लिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट और बड़ा क्लियरली बोलता हूं, जिसको कंपटीशन में आना है चलो ठीक है करके देखते हैं आंसर राइटिंग. हमारे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना, तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहीं से भी पढ़ लो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ऑल क्वेश्चंस आर बेसिकली बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी ओनली. कभी कोई ऐसा नहीं होगा किसी जिसका कभी प्री नहीं क्लियर हुआ वो मेरे को क्वेश्चन आंसर बना के दे रहा है. दैट विल नेवर बी हैपनिंग एट ब्लू आईएएस. इस वजह से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हो गए और इसी वजह से क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. I've given students they know I've given UPSC interview twice. थोड़ा सा तो दूसरों से ज्यादा आता होगा जिसने कभी प्री के या मेंस का नहीं क्लियर हुआ है. And I'm teaching from the last 4 years the questions are constantly coming, means that hit ratio is comparatively very very high as compared to others. चाहे वो इंस्टीट्यूट 10 साल पुराना है, 20 साल, 30, 40 साल पुराना है, वी डू नॉट केयर अबाउट दोज थिंग्स. एक सिंपल सी बात करता हूं, कंपटीशन में आओ, जब 2020 का पेपर होगा मेंस का, या तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे या हमारे क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे, एज सिंपल एज दैट. इसमें लड़ाई नहीं है कोई. द कंपटीशन तो इस बात पे, प्रैक्टिकल बात पे आओ. एंड आई विल नेवर से कि प्रेसिडेंट आपको टॉपिक करवा दिया और उसमें से क्वेश्चन मैंने कुछ और करवाया होगा, आपने कुछ और किया होगा और मैं बोल दूंगा वो मेरा क्वेश्चन था करवाया हुआ. नहीं, अगर आपके टॉपिक डिस्कशन से वो आंसर निकल सकता हुआ तो मैं बोलूंगा वो क्वेश्चन आपका कवर है. सिर्फ हेडिंग के नामकरण से हम नहीं बोलते जो क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है. और 4 साल से बहुत सक्सेसफुली हम इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं. बिफोर वी मूव टूवर्ड्स टूडेज बेसिक कंसर्न, टूडेज बेसिकली अ गाइडेंस सेशन. 1-2 क्वेश्चंस मैं लेके आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एज पर द टाइम परमिट्स. इफ एनी क्वेश्चन, हम स्टार्ट करने से पहले आपको बताएंगे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखना कैसे होता है. बिफोर वी कम टू दैट पॉइंट, एनी स्टूडेंट वांट टू आस्क एनीथिंग, कुछ आप पूछना चाह रहे हो तो बताओ मेरे को. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? द क्लास विल बी अप्रोक्सीमेटली फॉर 1 आवर. नहीं अंकित, अभी तो बस आपको व्यू ही दे रहा हूं कोर्स के बारे में, ठीक है, नो इश्यू. एक घंटे में बड़े इजीली 6 क्वेश्चंस विल बी डिस्कस, नॉट अ प्रॉब्लम. चलो, देयर आर 2 वेज ऑफ कवरिंग द सिलेबस. 2 तरीके हैं इस तरीके से आप सिलेबस को हम कवर कर सकते हैं. पहला तरीका, solving paper 1, covering it comprehensively, covering paper 2, covering it comprehensively, paper 3, covering it comprehensively, paper 4, covering it comprehensively.
लोग सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा ना आज के टाइम पे, तो रणधीर उससे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली अब 6 क्वेश्चन करेंगे तो, और 3 डेज पर वीक। बेनिफिशियल यार, वेरी बेनिफिशियल, दोनों सबके लिए, सिलेबस तो सेम ही है। सेकेंड थिंग, covering on a regular basis, covering topics from paper 1, from paper 2, from paper 3 and from paper 4. This is another way of taking up question and answer. 1 week में जैसे आपको बताया था 3 days per week and 6 questions per day. चलो, this is the 2 way of covering the syllabus. ठीक है, first second thing that is there. जो मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है वो है दूसरा। उसका रीजन है, फॉर एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन आर देयर, 2 फ्रॉम 1 पेपर, 2 फ्रॉम 1 पेपर, ऐसे ऐसे करके देन एक एक दूसरे से, कहीं से कभी किसी से 2 क्वेश्चन हो गए, कभी किसी से 2 क्वेश्चन हो गए। दिस इज वन वे ऑफ कवरिंग। टॉपिक बाय टॉपिक वी विल बी कीपिंग ऑन कवरिंग, वी कीप ऑन कवरिंग दिस थिंग। सेकेंड थिंग, इसमें क्या होता है, इसमें नेगेटिव पॉइंट है एक। इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, जब पेपर 1 के बाद आप पेपर 2 करोगे, पेपर 2 एंड होगा, पेपर 1 भूल चुके होगे, पेपर 3 एंड होगा, पेपर 2 भी भूल चुके होगे, पेपर 4 एंड होगा, आप पेपर 3 भी भूल चुके होगे ऑलमोस्ट। सो मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी, वी वुड बी फॉलोइंग दैट पैटर्न। एंड इज दैट अपीलिंग टू यू ऑल्सो? बिकॉज अल्टीमेटली कुछ लोग बोलते हैं सर आगे पीछे सिलेबस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। एक रीजन है, अगर हमारा मेंस जनवरी में है, उसको खींच के हम नवंबर में तो कर नहीं सकते, इसी टाइम पे रहेगा। अगर मेंस उसी टाइम पे रहेगा तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सर हमारा 15 दिसंबर तक आप हमारा सिलेबस पूरा करवा दो, कैसे भी करवाओ, वो आपकी जिम्मेवारी है। दिस शुड बी द केस, सिंपली फॉर द रीजन दैट यहां पे करने में बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम रह जाती है, क्योंकि हम पीछे वाला रिवाइज नहीं कर पाते घर पे। एज अ स्टूडेंट पर जो प्रॉब्लम फेस होती है उसी हिसाब से स्टूडेंट्स ही आके बताते हैं कि सर उसके बाद फिर जैसे हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी करते हो, नॉर्मली आप प्री के लिए हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और पॉलिटी, जब पॉलिटी करते हो तो हिस्ट्री भूल जाते हो, जब इकोनॉमिक्स करते हो ये भी भूल जाते हो, जब एनवायरनमेंट करते हो ये भी भूल जाते हो। और प्री के 2 महीने पहले एक सिचुएशन सी बन जाती है ना, सब कुछ पढ़ा हुआ होता है और आता नहीं कुछ होता। एंड दैट आई पर्सनली बिलीव दैट इज अ गुड वे ऑफ कवरिंग, बिकॉज थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट के साथ आप रेगुलर टच में रहोगे, दैट वुड बी कंपेरेटिवली अ वेरी गुड वे ऑफ कवरिंग। आप सब कुछ हाँ यार, जब मैं एथिक्स कवर करवाऊंगा आपको लिए ठीक है, दूसरा कवर करवाऊंगा वो भी आपके लिए हाँ यार ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरलिंकेजेस आपके माइंड में बनते रहेंगे। और यहां पे फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में 2-3 महीने का गैप होगा, ये पूरा भूल चुके होगे। तो इट वुड बी बेटर टू गो विद द सेकंड ऑप्शन, रेगुलर हर पेपर में से 1 या 2 क्वेश्चन चलते रहेंगे, तो दैट वुड बी कंपैरेटिवली पुटिंग यू ऑन अ वेरी वेरी सेफर साइड। सेकंड थिंग, दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो फ्रेशर्स हैं और जो ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं, जो जिन्होंने 1-2 अटेम्प्ट दे भी चुके हैं। इट वुड बी बेनिफिशियल टू ऑल। फ्रेशर जो दे रहे हैं उनके लिए तो है, फ्रेशर के लिए इसलिए बेनिफिट है बिकॉज फ्रॉम द डे 1 यू वुड बी नोइंग कि ये टॉपिक पूरे का पूरा मैंने यहां से पढ़ना है। आपको 2-3 साल धक्के खाने ये नहीं पता लगा हाँ यार ये टॉपिक यहां पे अच्छा दिया हुआ, ये टॉपिक यहां पे अच्छा दिया हुआ है। सो इट्स इक्वली बेनिफिशियल टू ऑल द स्टूडेंट्स। थर्ड थिंग, देयर मे बी सर्टेन क्वेश्चंस वो अपने पहले करे हुए हों, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएंगे तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, ऐसे समझ लेना कि हम रिवाइज कर रहे हैं। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, देयर मे बी मल्टीपल टॉपिक्स, बहुत टॉपिक्स है, क्योंकि 1500 क्वेश्चन है, हो सकता है 500-400 क्वेश्चन ऐसे हों। फॉर एग्जांपल जुडिशरी, जुडिशरी में भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एग्जांपल, ये आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा यार, मैं मानता हूं यू मस्ट हैव कवर्ड। फॉर एग्जांपल 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कहीं ना कहीं पे आपने पढ़ा होगा, टोटली मानता हूं। मनरेगा आपने पढ़ा है, सोशल इंक्लूजन आपने पढ़ा है, कोविड-19 या कोविड एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, और फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स एथिक्स। हर टॉपिक आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा हो सकता है, ऑलवेज इट्स अ प्रॉब्लम।
एंड यूपीएससी में फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखना, आपको ही पता है और हमें भी पता है, सब सोर्स का ही चक्कर है। मटेरियल तो इतना अवेलेबल है ऑनलाइन में, इतने यूट्यूब बाबा बैठे हैं जिसका खुद कभी प्री क्लियर नहीं हो और आपको गाइड करते कि इंटरव्यू में बेटा ऐसे जाया करो। अरे तूने इंटरव्यू कभी देखी नहीं होती, कैसे तू क्या गाइड करेगा? हम तो क्लियरली ओपनली बोलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी गाइडेड बाय अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन देयर डन दैट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड। इस ऐसे करो, आपने ये टॉपिक्स कहीं से भी कवर किए हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक एडवाइस दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, एडवाइस दे रहा हूं, जो सोर्स मैं आपको बोलूंगा उसको एक बार डेफिनेटली पढ़ लिया करो, चाहे आपने वो टॉपिक कर रखा है। बिकॉज थोड़ा सा मैंने भी तैयारी करी हुई है, 2 बार इंटरव्यू दी है, और फॉर ये मटेरियल हमने भी पढ़ा होगा, उसमें अपडेट है कि नहीं है वो हमें भी पता होता है। उसमें आपको हो सकता है कि 10 में से 4 पॉइंट सेम मिल जाएं, लेकिन 6 पॉइंट आपको डिफरेंट मिल जाएंगे, और एक 6 पॉइंट आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। मल्टीपल नहीं पढ़ाऊंगा। कभी कभी ऐसा होगा यार 2 टॉपिक पढ़ के आ रहे हो, 2 आर्टिकल्स पढ़ के आ रहे हो, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लिमिटेड आर्टिकल से ही आपके आंसर्स के क्वेश्चन के आंसर निकल पाऊंगा। दिस इज वन थिंग दैट वुड बी, सो देयरफॉर ट्राई टू फॉलो द सोर्सेज जो आपको बताया जाएगा। एक टॉपिक है फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, टॉपिक है सोशल कैपिटल, सबने पढ़ा हुआ यार सेल्फ हेल्प ग्रुप, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने शायद सोशल कैपिटल भी पढ़ा हो, मेरे को नहीं पता आपने कहां से पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कहां पे बेस्ट दिया हुआ है। दिस हैज गिवन बेस्ट बोथ ऑफ देम इन द सेकंड ARC, जबरदस्त तरीके से दिया हुआ, जबरदस्त। और कितने पेज में कवर्ड है यार? 3 पेज में कवर्ड है, खत्म। 3 पेज है वो इस सेकंड ARC का। अब ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप खत्म है और सोशल कैपिटल खत्म है। एंड अगर क्वेश्चन बनता है तो गवर्नमेंट यार अपने सोर्सेस से बनाएगा या किसी के उठा के डालेगा? तो मैं आपको बताऊंगा ये यहां पे दिया हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज, मैं आपको सीधा बोलूंगा इसको नीति आयोग की रिकमेंडेशन से पढ़ लो, बहुत जबरदस्त दिया हुआ है, खत्म। बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे टू कवर ऑल दिस थिंग्स, कि टू द पॉइंट पढ़ो एंड इट शुड बी 100% करेक्ट। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से आने के चांसेस है, अगर वर्स्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस भी हुए यार दूसरों से तो फिर भी अच्छे रह गए ना, सरकारी सोर्स है, कुछ तो बेटर लिख कर ही आएंगे। इवन फॉर एग्जांपल एल्डर्स, द पॉलिसी फॉर द एल्डर सेक्शंस, ओल्डर पॉपुलेशन, आप नीति आयोग से पढ़ो, और पेज कितने हैं नीति आयोग में? या 2 या 3 पेज में खत्म है। तो कहीं से भी पढ़ रहे होगे यार, 3 पेज तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो व्हाई नॉट टू रीड फ्रॉम दैट सोर्स विच इज द बेस्ट सोर्स फॉर यूपीएससी? इट इज दैट वे दैट यू द थिंग्स हैज टू बी कवर्ड। जो आप रिसर्च वर्क करते हो, लीव दैट रिसर्च वर्क ऑन मी, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कर दूंगा, फर्स्टली। सेकेंड थिंग, there are n number of other sources that are there, बहुत सोर्सेज है क्वेश्चन के लिए। फॉर एग्जाम्पल नाम लेने की जरूरत नहीं है, n नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आर अवेलेबल इन द मार्केट। कुछ फ्री में डेली में 4-4, 5-5, 6-6, 7, 8-8, 10-10 क्वेश्चन भी दे देते हैं, और उसके इतने बड़े बड़े लिंक देते हैं, यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स गेटिंग द क्वेश्चन, just assembling the question is just one thing. Assembling the quality questions is the most important thing. क्वेश्चन तो क्या है, पीछे क्वेश्चन मार्क डाल दो, क्वेश्चन बन गया स्टेटमेंट के, उस वैसे नहीं होता। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड टू फॉलो द राइट स्ट्रेटेजी। एक और बात बताता हूं दैट इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत सारे टॉपर्स देखे होंगे, ऐसे लिखो क्वेश्चन, ऐसे लिखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लिखो, टोटली एग्री। कुछ टॉपर्स सही बताते हैं, कुछ टॉपर्स सही नहीं बताते हैं। रिसेंटली आई वाज सीइंग वन वीडियो बाय द नेम विकाऊ टॉपर्स, कि टॉपर्स विकाऊ हो चुके हैं। आप यार नॉर्मली क्या होता है, एक बंदा है मैक्सिमम 2 इंस्टीट्यूट से पढ़ेगा, एक से कोचिंग कर ली, एक से टेस्ट प्री की टेस्ट, चलो एक से मेंस टेस्ट सीरीज कर ली, रैंक 1 to रैंक 10, 3 पे पढ़ा जाएगा। जब रिजल्ट आता है तो 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको बोल देते हैं कि ये हमारा है। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है? इंटरव्यू में जाके बैठना, या फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक कोर्स करना किसी इंस्टीट्यूट से, 2 चीजों का जमीन आसमान का फर्क होता है।
सिर्फ इंटरव्यू में जाके बैठने से आपका स्टूडेंट नहीं बन जाता। The student, the toppers who are there, they should be guiding, उनकी एक ethical moral responsibility बनती है कि बताओ कि मैं सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आया था, मैंने क्लास कुछ यहाँ पे कुछ नहीं करी, मेरे को नहीं पता ये कैसे पढ़ाते हैं। It has to be very much factual and to that point, to the correct. Second thing, third thing, जब भी किसी से पूछना है कि मैं कैसे तैयारी करूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी से पूछना है कि कैसे तैयारी करूं, तो आपने क्या देखना है, उसके इंटरव्यू के रिजल्ट से पहले, जब उसने इंटरव्यू दे चुके हैं और रिजल्ट नहीं आया है, इस ड्यूरेशन में पूछो कि भैया यार बताओ मैं कैसे पढ़ूं, कैसे आपने यहां तक पहुंचे हो, मैं कैसे करूं। 99.99% ही विल टेल यू करेक्ट, सही बताएगा आपको कि बेटा ये मत पढ़, ये पीले पेज दिए हो या येलो पेजेस है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मत पढ़, यहां से कुछ नहीं आने वाला। लेकिन जैसे बाई चांस उसकी सिलेक्शन होगी भगवान की कृपा से, तो ये चीज इतने % गलत बताएगा आपको। रीजन बिहाइंड इट, कोचिंग वाले उसको पैसे देते हैं, बेटा ये बोल, प्रमोट कर हमें, एंड दे टेक इट क्लियरली, एवरीवन नोज इट, कोई छुपाने की बात नहीं है। अगर रिजल्ट से पहले पूछोगे बहुत चांसेस है कि बंदा सही बताएगा, रिजल्ट से बाद में पूछोगे बहुत ज्यादा चांसेस है बंदा गलत बताएगा। क्लियरली बोल रहा हूं, ओपनली बोल रहा हूं, it has to be there, what is correct has to be said as correct. First, this is one scenario that will be putting you in the best of the areas. आंसर राइटिंग, जो सोर्सेज आपको आंसर राइटिंग के बताता जाऊंगा, कीप ऑन कवरिंग दो सोर्सेज कॉम्प्रिहेंसिवली, ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा जो आपका कवर नहीं होगा। सेकेंड थिंग, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि कुछ माइंड से स्किप हो सकता है, आई टोटली एग्री विद दैट, डिस्पाइट द फैक्ट कि अब हम पूरी लिस्ट बना रहे हैं, पेपर 1 2 3 4 सब कुछ कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी इट्स ह्यूमन नेचर, कभी कुछ माइंड से स्लिप हो सकता है। टोटली एग्री, ये चीज माइंड से स्लिप हो गया, आई वुड गिव यू 100% लिबर्टी। आप मेरे को बोलो सर ये एक टॉपिक है जो हमारा रहता है, प्लीज आप कवर करवा दो, मैं कवर करवा दूंगा, आई विल गिव दैट लिबर्टी टू ऑल द स्टूडेंट्स। मैं आपको ये बता दूंगा, हाँ आज हमने नहीं किया, ये आपको 10 दिन बाद होगा, महीने बाद होगा, दैट कैन बी अ डिफरेंट थिंग, अब वो पूछोगे मैं बता दूंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम फॉर एग्जांपल दिसंबर आ गया है, नवंबर चल रहा है और जनवरी मेंस है, आपको लगा यार ये एक टॉपिक है जो सर से मिस हो गया, मैंने इस मैगजीन में पढ़ा था, मैंने इसमें पढ़ा था, शायद कुछ ऐसा है, अगर इंपॉर्टेंट है तो गिव दैट टॉपिक ओपनली, में बिल्कुल शर्माना मत, मेरे को वो क्लियरली वो टॉपिक दे देना, सर ये टॉपिक रहता है जी हमारा, ये कवर करवा दो, आई विल कवर दैट टॉपिक एट द अर्लीस्ट विद इन 2-3 days ओनली, 2-3 दिन के बीच ही वो टॉपिक कवर हो जाएगा, बिकॉज वो तैयार करना पड़ता है कभी कभी, इट्स ह्यूमन माइंड, टोटली एग्री। यार आप लोग भी इस बात को मानते हो कि हो सकता है कभी वो टॉपिक माइंड से स्लिप हो जाए, आई विल गिव यू लिबर्टी टू गिव दैट टॉपिक टू मी। नवंबर में आप बता देना, अक्टूबर में आपको बता देना, सर ये टॉपिक हमें लगता है रहता है, तो मैं आई विल डेफिनेटली कवर दैट टॉपिक। द अल्टीमेट एम ऑफ दिस क्लास इज बेसिकली टू बी इन द गुड रैंक, IAS बनना है। यार तैयारी आप 2-3 चीज की करते हो, मैं तो बहुत बार बोलता हूं, जो स्टूडेंट्स पुराने हैं उनको तो क्लियरली पता भी है कुछ चीज के बारे में। एक बात मैं क्लियरली बोलता हूं, आप IAS का एग्जाम देते हो, IAS के लिए पढ़ते हो, IPS के लिए और IRS के लिए। कुछ फॉरेन वाले होते हैं और कुछ फॉरेस्ट वाले होते हैं, दैट इज उनका अलग प्यार होता है, उनको डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं वो। फर्स्टली, सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, आप इस 3 सर्विसेज के लिए पढ़ते हो, दिस इज समथिंग डिफरेंट, कि आप वहां पे जाना चाहते हो, उधर XYZ थिंग्स आर देयर। आई एम नॉट सेइंग पोस्टल सर्विसेज आर बैड, आई एम नॉट सेइंग रेलवे सर्विसेज आर बैड, आई एम नॉट सेइंग डिफेंस सर्विसेज आर बैड, ऑडिट एंड अकाउंट इज बैड, बिल्कुल नहीं बोल रहा। लेकिन एक बात बताओ, कितने लोग ये सोच के तैयारी करते हैं कि मैं डिफेंस में जाऊंगा, रेलवे में जाऊंगा, ऑडिट एंड अकाउंट में जाऊंगा? इज देयर एनीवन टू प्रिपेयर फॉर UPSC, और इसके लिए सर्विसेज के लिए तैयारी करने के लिए मैं IAS की तैयारी करूंगा? नहीं यार, द अल्टीमेट एम इज टू गेट इनटू IAS, IPS और IRS, नॉट हैविंग एनी ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द सर्विसेज। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, अगर मैं ईमानदारी से मेहनत करोगे, इन 3 सर्विसेज में नहीं गए तो हमारे पास आ जाना, बढ़िया सा काम करेंगे।
बढ़िया काम करेंगे। तो 3 सर्विसेज में आने का टारगेट है ऑन लाइटर साइड, 3 सर्विसेज में आने का टारगेट है IAS IPS है। और हमें मेहनत, हार्ड वर्क प्लस द स्मार्ट वर्क हैज टू बी डन फॉर दीज 3 सर्विसेज। रैंक क्या होना चाहिए? रैंक 1 से लेके हमारा रैंक होना चाहिए 250 खत्म। हमारे लिए सीट सिर्फ 250 ही है, इसकी लड़ाई है, उसकी लड़ाई नहीं लड़ने को बोल रहा मैं। अपना अपना यहां कोशिश करो, यहां करो, यहां करो, इसके बाद नहीं। दैट इज कुछ अपना, अगर अच्छा है तो कुछ और कर लो। इट इज दिस थिंग, 250 रैंक में आने का टारगेट है यार, सिर्फ लिस्ट में आने का टारगेट नहीं है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स, और ईमानदारी से मेहनत उसी तरीके से करेंगे, इसी तरीके आ जाए रैंक। दैट इज देयर। आई वुड बी देयर फॉर माई फ्रॉम माई साइड ऑफ कमिटमेंट। जो भी कोशिश है इस बार आंसर राइटिंग प्रोग्राम को हम बहुत ही हायर लेवल पे लेके जाएंगे। A very good friend of mine has suggested कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा इंक्रीज करो। I've taken his suggestion with due respect, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो डिस्कशन नहीं किया जा सकता। डिस्कशन नहीं किया मतलब कि टाइम परमिट नहीं करता, किया जा होता कभी कभी, बट मॉडल आंसर्स कैन बी गिवन फॉर दैट डेफिनेटली। मेरे को समदर्शी का सजेशन बहुत जबरदस्त लगा कि सर इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चन टू 1000, 1500, 2000। मैंने बोला कम से कम 1500 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, और जबरदस्त तरीके से करवाया जाएगा कि ना किसी टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी ना कुछ और। टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है यार, क्यों लगाने हैं 25,000 उसके लिए जहां से कुछ नहीं आता। और सेकेंडली क्लियरली बोलता हूं, जो उस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन हुआ ना और बाई चांस हमने नहीं कवर किया, वो मेरे को बता देना, अच्छे तरीके से कवर करवा दूंगा। क्यों लगाने हैं पैसे? इट्स वेरी गुड। 1500 क्वेश्चन है, इट्स नॉट बैड। प्रॉपर डिस्कशन एवेल्युएशन वुड बी डन कॉम्प्रिहेंसिवली। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू राइट अ गुड आंसर, एंड टू राइट अ गुड आंसर हाउ टू स्टार्ट दोज थिंग्स। बिफोर वी मूव टू दिस थिंग कि क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए, अदर थिंग्स, एनी स्टूडेंट वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी? कुछ आप मेरे से पूछना चाहते हो तो बताओ। Any question in your mind? सोर्स बताऊंगा, सोर्स बताने के बाद डिस्कशन लूंगा, डिस्कशन के बाद मॉडल आंसर दूंगा। और कुछ? वो तो चलो ठीक है, यहां पे देखते हैं क्या जबरदस्त। हाँ, मैं वही बरत उस बात पे, दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई वुड बी टेकिंग अप। नाउ हाउ दीज वुड बी डन? फॉर एग्जांपल आज है संडे, द क्लासेस विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको ऑन एवरी फ्राइडे you will be getting a list of 18 topics, 6 for Tuesday, 6 for Wednesday and 6 for Friday। हर फ्राइडे को आपको अगले हफ्ते के टॉपिक्स मिल जाया करेंगे। वीकली बेसिस के ऊपर चलेगा, नॉट मंथली बेसिस के ऊपर। वीकली बेसिस के ऊपर आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स का लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से हम और विद प्रॉपर सोर्स, टॉपिक लिस्ट विद प्रॉपर सोर्स की ये आपको कहां से तैयार करना है। दिस इज द वे, और पूरे का पूरा प्रोग्राम चलेगा। सेकेंड थिंग, टू राइट 6 क्वेश्चंस यू वुड बी गिवन 1 hour। एक क्वेश्चन लिखने के लिए, 6 क्वेश्चन लिखने के लिए आपको 1 hour मिलेगा। द क्लास विल बी बेसिकली फ्रॉम 12:15 to 1:15 PM।
दिस वुड बी अ टाइम व्हेन यू वुड बी गेटिंग द क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप इसके लिए आप आंसर्स लिखोगे एंड यू वुड बी सेंडिंग इट टू मी। क्वेश्चन लिखोगे, आपको 1 घंटा क्वेश्चन लिखने को मिलेगा। सेकेंड थिंग, फ्रॉम 1:15 to 2:15 या थोड़ा बहुत जो भी ऊपर नीचे टाइम होगा, आई वुड बी टेकिंग अप द डिस्कशन। पहले आप 1 घंटे में क्वेश्चन लिखोगे और उसके बाद 1 घंटा में उसकी डिस्कशन लूंगा। दिस शेड्यूल वुड बी फॉलोड ऑन अ रेगुलर बेसिस। चलो सेकंड 10। नेक्स्ट थिंग इज कीप ऑन राइटिंग। जो भी अभी आपको बताऊंगा उसको अपनी कॉपीज में साथ साथ में लिखते जाइए। देयर कैन बी डिफरेंट वेज इन विच अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ये हर फर्स्ट क्लास में हमें बताना होता है बिकॉज यू नीड टू हैव अ गुड आइडिया कि क्वेश्चन हो कैसे सकते हैं। देयर कैन बी क्वेश्चन विच कैन एंड विद डिस्कस। देयर कैन बी a question which can be ending with comment. There can be a question which can be ending with analyze. इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। A question can be ending in any way, कि तीनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन वो एंड हो सकता है। Firstly, if a question is discuss ending with the discuss, अगर डिस्कस से एंड हो रहा है, there are two ways in which you can be starting a question, either from a historical background or you can start a question from a report. जब आप उसको किसी रिपोर्ट से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एंड ब्लैक पेन, दैट कैन बी देयर। सेकेंडली, रिपोर्ट कैन बी रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, the report can be National Crime Record Bureau, etc etc, कुछ भी, लॉ कमीशन, it could be any report that could be there. और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब कहां से पुराना वाला सिस्टम विस्टम वो शुरू हुआ है, that can be taken up at that point of time. This is one simple way। और अगर वो उसके क्वेश्चन के पीछे डिस्कस आता है, इट्स नॉट अ वन डे एफर्ट। एक दिन में आपको पूरे का पूरा नहीं आएगा। आज बता रहे इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन, कैसे कैसे आपको वो धीरे धीरे सीख जाओगे। अगर स्टूडेंट्स ने अभी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस इज नॉट दैट मच, इट टेक अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपको पूरे का पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट, हर क्वेश्चन एक डिफरेंट और उसका डिफरेंट तरीके से उसके आंसर की फॉर्मेशन बनती है। देन यू राइट अ बॉडी पार्ट। अब ये चीज पूरे का पूरा आ गया, अपने रिपोर्ट भी लिखा किसी चीज का, अब बॉडी पार्ट लिखोगी जो भी उसके डिमांड पूछा गया है। देन व्हाट वुड बी द कंक्लूजन, जो भी इसका क्वेश्चन का क्रक्स होगा वो उसका कंक्लूजन बन जाएगा। इसका क्रक्स, जो भी उसका क्रक्स है, पूरे का पूरा निचोड़, बोलते हैं निचोड़ क्या है, उस पूरे का पूरा निचोड़ उसका कंक्लूजन बन जाएगा। नाउ एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखनी होती है तो लिख देते हैं इंट्रो, फिर स्टार्ट कर देते हैं, फिर लिखते हैं मेन पार्ट या बॉडी पार्ट, फिर उसको लिखते हैं, फिर लिखते हैं वे फॉरवर्ड और फिर वे फॉरवर्ड लिखते हैं। दिस इज द वेरी रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग एन आंसर। बहुत गलत तरीका है। लिखना ये होता है, एक सिंपल सी बात है यार, जब आप पहला पैरा लिख रहे हो और लास्ट पैरा लिख रहे हो, ये मतलब उसका बनता है कि पहला पैरा इंट्रोडक्शन है और लास्ट पैरा उसका कंक्लूजन है, कि उसको बताने की क्या जरूरत है। अरे जितनी आपकी और मेरी उम्र है उतना टाइम उसको पेपर चेक करते हुए हो गया, अब उसको बताने की जरूरत है क्या कि पहला पैरा लिख रहा हूं तो सर जी ये इंट्रोडक्शन है और लास्ट पैरा लिख रहा हूं ये कंक्लूजन है। ही नोज दोस थिंग्स। जब भी आप कॉलेज में पढ़ रहे थे तो आपको यूपीएससी डिमांड क्या करता है, ग्रेजुएशन लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना। जब कॉलेज में आप पेपर लिखते थे तो बताओ कितने बंदे थे जो ये शब्द यूज करते थे, आप सीधा लिखने लग जाते थे ना।
अब क्या हो गया, under the negative influence that you keep on writing these certain small things which gives a very bad impression to the examiner. अवॉइड करो, आप लिखो वे फॉरवर्ड द सोल्यूशन उसका लिखो, बट वर्ड वे फॉरवर्ड वहां पे मत लिखो, शब्द वहां पे मत लिखो। आप इंट्रो लिखो और उसको पता है कि ये इंट्रोडक्शन है, दैट्स ऑल, पता है पहला पहला इंट्रोडक्शन ही होता है यार, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो इसका क्रक्स है वो पूरे का पूरा इसका कंक्लूजन होता है, जो इसका कंक्लूजन है वो इसकी इंट्रोडक्शन है, इसका कंक्लूजन उसकी इंट्रोडक्शन होती है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको एक एक क्वेश्चन की दो दो या तीन तीन इंट्रोडक्शन दूंगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। क्वेश्चन इज आस्किंग टू सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड, नहीं नहीं कुछ नहीं, हेडिंग ऐसे करके हेडिंग नहीं लिखनी में अंक कि ये वे फॉरवर्ड। क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा है या कमेंट पूछ रहा है, वे फॉरवर्ड जो भी पूछ रहा है वो शब्द वहां पे नहीं लिखना। व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, तो आप ऑटोमेटिकली लिख लो कि एक सेंटेंस में लिखो द फॉलोइंग आर व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशन और द वे फॉरवर्ड फॉर दिस, एक शब्द नहीं लिखना। जो इसका कमेंट का जो इसका कंक्लूजन है वो इसकी इंट्रोडक्शन होती है। जैसे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको कंपैरिजन विद इन द क्लास करके बताऊंगा कि अगर ये होता तो डिस्कस होता तो ऐसे होता, अगर इसका कमेंट है तो ऐसे है, अगर एनालाइज है तो ऐसे है। जहां आप इसको रिपोर्ट से भी लिख सकते हो, कमेंट वाले को भी। अनदर थिंग इज, कुछ पे कमेंट होता है, कुछ पे क्रिटिकली कमेंट होता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज में लिखना पड़ता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव 50-50 है, 60-40 है, 70-30 है, 30-70 है, 40-60 है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दोस्त। मैं अगर मार्क दीज थिंग्स वेरी क्लियरली, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये ऐसा ही होता है। दैट विल बी वेरिंग फ्रॉम अ क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कोई भी दैट इज व्हाट इज यूपीएससी सेइंग, आप सिचुएशनल डिसीजन लो कि आपको क्या लगता है 70-30 लिखना है या 30-70 लिखना है या 50-50 लिखना है। वही तो यूपीएससी आपका जज करता है ना। अगर सब कुछ ही एटा पॉइंट ही हो जाए यार ऐसे ही होगा, 50-50 लिखना है तो गया, फिर तो काम की जरूरत नहीं है। सेम इज द केस विद एनालाइज और क्रिटिकली एनालाइज। आप वहीं पे सिचुएशनली आपको बताना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा 50-50 बनता है या 60-40 बनता है, जैसे भी जब 30-70 बनता है। इस इंट्रोडक्शन जो इसका कंक्लूजन है वो इंट्रोडक्शन है। अब इसके इंट्रोडक्शन लिखने के लिए उसका डिस्कशन का कंक्लूजन सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली विद द प्रैक्टिस वो हमें पूरे का पूरा समझ आ जाएगा। थर्ड थिंग, जब इस इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल जुड़ जाएंगे, दैट विल बी इंट्रोडक्शन फॉर कंक्लूजन। एनालाइज शब्द का मतलब है कंपेयर। कंपेयर आप तभी कर सकते हो अगर किसी के चीज के बारे में आपको पॉजिटिव पता है और नेगेटिव पता है, और वो कंपैरिजन के कंटेक्स्ट में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको इंट्रोडक्शन में ही लिखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव एग्जांपल्स लाइक ABC, नेगेटिव लाइक, और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। आप YouTube पे बाबा बहुत लोग बैठे होते हैं, वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग आंसर इन विच कैन बी रिटन विद अ वेरी वेरी गुड इंट्रोडक्शन। वो एक्सप्लेन हो जाएगा ना, यहां पे आ जाएगा डिस्कस वाले में, एक्सप्लेन, सब्सटेंशिएट, उसी हिसाब से होगा। हर वर्ड आपको अलग अलग हम करवाएंगे ताकि आपको अलग अलग क्वेश्चंस है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस इस डायमेंशन में आते हैं। हर क्वेश्चन के आपको जब अलग अलग एग्जांपल्स करेंगे तो आपको डेफिनेटली वो क्लियर होता जाएगा। हर चीज का आपको कोशिश करो कि एनालाइज आ जाएगा तो कंपेयर, या फॉर एग्जाम्पल क्रिटिसिज्म आ जाएगा। In that case, it becomes very very essential to cover the topic from the exact source। और ये करने के लिए आप, एक सिंपल सी बात है, यूपीएससी है, यूपीएससी मॉडल आंसर तो देती होगी एग्जामिनर को चेक करने के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स लिखते हैं पेपर और सबका अपना अपना आंसर होता है, तो कुछ मॉडल आंसर तो होना ही चाहिए। नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज मार्क्स आर गिवन फॉर इंट्रो, बॉडी पार्ट, मेजॉरिटी मार्क्स फॉर राइटिंग कंक्लूजन। अगर नहीं पूछा गया है तो, अगर पूछा गया है तो लिखना ही पड़ेगा व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस, फिर तो लिखना ही है। अगर नहीं तो इसके लिए कुछ ज्यादा मार्क्स नहीं है। बट इंट्रोडक्शन पे फोकस करता हूं मैं बहुत ज्यादा, बिकॉज इंट्रोडक्शन में अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है, 2 से 2.5 नंबर आपके इंट्रोडक्शन पे आते हैं दोस्त।
वो 40 वर्ड्स हैं लेकिन नंबर उसके लिए 2 है। क्यों? बिकॉज जब भी आप किसी से बात करते हो एक अच्छे तरीके से बात करोगे, इस आपकी इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया है। वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सेम इज द केस, हमारा वही है। हम बोल नहीं सकते लेकिन कन्वे तो कर सकते हैं ना अपनी अपनी बात को। उस बात को कन्वे करने के लिए स्टार्ट आप कैसे कर रहे हो, द गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स दैट यूपीएससी हैज केप्ट, रेस्ट इज बॉडी पार्ट। In that regard, there are different things that you would be writing in a body part. Conclusion कैसे करना है? कमेंट वाले सेक्शन में जाओ, सेक्शन में। The most important thing is that how हाँ ठीक है, वही क्वेश्चन बरत ले रहा हूं मैं। हाउ टू कंक्लूड इन दैट क्वेश्चन, बेसिकली कमेंट वाला है या एनालाइज वाला, उसको कंक्लूड कैसे करना है। 2 तरीके हैं इसको कंक्लूड करने के लिए। यहां पे हमने क्या किया था, व्हाट इज द क्रक्स डिस्कशन में, दैट विल बी द कंक्लूजन। सेकेंड थिंग, अगर कमेंट वाला है या एनालाइज क्रिटिकली एनालाइज वाला है, आप इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे हो, आप इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे हो। अल्टीमेटली वी हैव टू टेक अ पर्टिकुलर स्टैंड, यहां पे भी और एक यहां पे भी। दैट कैन बी पॉजिटिव स्टैंड, दैट कैन बी नेगेटिव स्टैंड ओवर हियर ऑल्सो। जो भी आप उस पॉइंट के बारे में मैक्सिमम पॉइंट्स लिख रहे हो, एक फर्टिल स्टैंड ले रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, दैट विल बेसिकली बी इन दैट रिगार्ड। उस स्टैंड का आप पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे हो, अगर पॉजिटिव का स्टैंड लेना है तो उसका क्रक्स, अगर नेगेटिव का स्टैंड लेना है तो उसका क्रक्स, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अल्टीमेटली आप पॉइंट में जब डिस्कशन कर रहे हो फॉर ऑल स्टूडेंट्स, तो वहां पे आप पॉजिटिव भी लिखोगे या नेगेटिव लिखोगे, लेकिन अल्टीमेटली जब डिस्कशन करने के बाद एक कंक्लूजन, एक स्टैंड पे तो आना पड़ेगा। जो आपका स्टैंड होगा कि मैं इस ऐसी चीज को एडवोकेट करता हूं, दैट वुड बी डिपेंडिंग अपॉन इन दोनों के आपके व्यूज क्या बन रहे हैं। ब्रदर, इज इट फाइन नाउ? तो आप कंक्लूजन में वहां पे दोनों के दोनों नहीं लिख सकते। चलो, एक लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन दैट वुड बी कंपैरेटिवली, आप उस क्वेश्चन के आंसर पॉइंट्स मेरे को दीजिए। एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एवरीवन वुड हैव हर्ड दीज टॉपिक्स, लेकिन आपको एक आइडिया सा मिल जाएगा क्रिटिकली। कोशिश करो कि नहीं, कोशिश करो अमित कि नेगेटिव से ना कंक्लूड करो किसी भी क्वेश्चन को। चलो, we'll take up a very very simple question today. One question will be taken up. The question is, globalization is not dead, globalization is not dead, but it does seem headed for a reset. Analyze. इससे बाद क्या होगा कि आपको क्वेश्चन जो भी हम देंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे आपको, फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट वीक के टॉपिक्स हैं इस क्लास की अटैचमेंट में, फॉर एग्जांपल अभी जैसे क्लास खत्म होगी उसके विद इन 1 आवर आपको वो टॉपिक्स विद एग्जैक्ट सोर्सेज आपने कहाँ से पढ़ना है, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम बढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाया करेंगे। ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक लाइव मिनट से पढ़ो, ये टॉपिक यहाँ से पढ़ो, तो वो आपको एग्जैक्टली वहाँ से आपको बता दिया जाएगा। नहीं, ऐसे तो इसका पार्ट ही नहीं है ना अंकित, इट्स ऐसे इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, इट्स ओनली आंसर राइटिंग पेपर 1 2 3 4। What can be the points for this question? Globalization is not dead, but it does seem headed for a reset. Analyze. इसका क्या points? Write the points. नहीं, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद 1 आवर स्पेसिफिक टाइम। शुरू से ही हम 1 आवर ही रखते हैं और 1 आवर आपको टाइम मिलेगा, और उसके बाद ठीक है। फिर क्या लिख दिया?
पहले ये सब्जेक्ट चलेंगे देन नेक्स्ट मंथ। अंकित मेरे को समझ नहीं आया, आपने क्या बोला, दोबारा बोलो। इसके चलो इसके पॉइंट्स बताओ, व्हाट कैन बी द पॉइंट्स फॉर दिस। अंकित अभी भी समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। वो बुक चलेगा कैसे, वो मिक्स चलेगा। वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, अच्छा ठीक है। एनीथिंग एल्स? हाँ हाँ वो ठीक, कोई इश्यूज नहीं। इंक्रीजिंग स्टांस ऑन गवर्नमेंट्स लाइक प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है लोग। और क्या आएगा? हिमांशु कैसे भी, अगर यार सिंपल सी बात है, पॉइंट पैराग्राफ वाला तो एक सिंपल फंडा मान लो। अगर आपको ज्यादा पॉइंट आते हैं तो पॉइंटर फॉर्म में लिख लो, अगर कम पॉइंट आते हैं तो पैराग्राफ में लिख लो, बस हमारा वो बड़ा सा लिखना चाहिए। एंड जितने भी आपको पूछा जाएगा ना, इफ 250 वर्ड्स हैव बीन आस्क्ड, ट्राई टू वाइंड अप द क्वेश्चन इन 220 to 30 वर्ड्स। 150 वर्ड्स हैज बीन आस्क्ड, राइट 135 वर्ड्स। जितना भी पूछोगे उससे 10 15 20 वर्ड कम लिखो। ग्लोबलाइजेशन along with ICT has led to movement of the man capital technology, ठीक है भरत। of multiple institutions which were under threat of protectionism, ठीक है। और कुछ? भरत आपके पॉइंट को थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। कोरोना वायरस आउटब्रेक नहीं, ऐसे नहीं, जो लिखोगे वो बताओ मेरे को। डिक्रीजिंग रोल ऑफ WTO IMF एंड एमरजेंस ऑफ, वेरी गुड, ठीक है हिमांशु। पहले हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज इमर्ज्ड, अच्छा और कुछ? फंक्शनिंग वेल, और कुछ अंकित? नहीं इतना नहीं आएगा ICT वाला। अंकित ये भी नहीं है, चलो। भरत ये पॉइंट उल्टा करके लिखना है, कैसे लिखना है मैं बताता हूं। चलो मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन इज, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डेड बट इट डज सीम हेडेड फॉर अ रीसेट। जब भी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो, इट इज नॉट ओनली कि अभी रिसेंटली का ही इशू है या 1990s का है या 1990 से उसके बाद आप कैसा इसको लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन, इट इज फ्री मूवमेंट। यही होता है ना, फ्री मूवमेंट चाहिए जी, of the capital, of the people, of the trade। एक सिंपल सी बात है यार, आप क्यों सिर्फ इसी चीज के ऊपर लेके चल रहे हो? ग्लोबलाइजेशन मतलब ट्रेड, क्यों?
आप इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ ट्रेड के ऊपर फोकस करोगे, आप इंट्रोडक्शन में सिर्फ प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर फोकस करोगे और ये दो मुद्दे आप बिल्कुल ही छोड़ गए हो। समझ रहे हो ना पहले बात को? सो इट इज नॉट ओनली ट्रेड, it is globalization means freer movement of the capital has to be there, of the people has to be there, and of the trade has also to be there. In that regard globalization is needed for a reset. अगर आपने इंट्रोडक्शन में ही सिर्फ यहां पे फोकस कर लिया, आपका ये दो एंगल आपके पूरे के पूरे जब आंसर लिख रहे हो 9 मिनट के लिए 8.5 मिनट के लिए आपके माइंड में नहीं आने वाला वो। When you talk about capital, two things are there. One is the global scenario, the slowdown that is taking place. That is a cause of a concern. On the other hand, not only there are certain institutions which are holding this, for example, World Bank हो गया, for example, Asian Development Bank हो गया. Yet because of the activities undertaken by these, their credibility is being questioned time and again. They are enjoying very little support. It is a cause of a concern. अब एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपको कहीं भी लोन मिल जा रहा है, वर्ल्ड बैंक का आपको इजीली लोन मिल जा रहा है। पीपल में भी दो कैटेगरी ऑफ पीपल है ना, वन इज इंटेलेक्चुअल, अदर इज अ लेबर, या कुछ भी वर्क कर चाहे कैसे भी है। ये बताओ यार कब इंटेलेक्चुअल लोगों की मूवमेंट रोकी गई थी? कभी नहीं रोकी गई थी। द मूवमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल पीपल्स वाज नेवर बीइंग क्वेश्चनड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। इट इज द मूवमेंट ऑफ द लेबर दैट इज बीइंग क्वेश्चनड। समझ रहे हो ना? सेकंड पॉइंट, दैट इज व्हाट हैज टू बी देयर। एंड कैसे? H1B वीजा, रिस्ट्रिक्शंस, मल्टीपल अदर थिंग्स आर बीइंग अंडरटेकन। थर्ड थिंग इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेड। यहां पे हमें इन दोनों को चलते हुए यहां पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, when the global slowdown and other things are being going on after the financial crisis, approximately it affected 3% of the trade, the various restrictions were being imposed. ये बहुत बड़ा बात नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे 3% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एट द टाइम। और सोचा जा रहा था कि जैसे जैसे हम इस सिचुएशन से बाहर निकल के आएंगे ये 3% से कम हो जाएगा। वो ग्लोबल क्राइसिस की वजह से 3% तक सैंक्शन मतलब 3% तक ऐसा गुड्स था जिसका ट्रेड इफेक्ट हो गया था, 3% से ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था। जैसी कंट्रीज फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आने लगी 2018, 2019 के कंटेक्स्ट में, these restriction was increased, it increased to 5%, and ये cause of a concern है। ये 3% तो कंसर्न था ही नहीं। जब भी कोई ग्लोबल सिनेरियो होता है वहां पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन बनते हैं, वो कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है, लेकिन उसका आउट इफेक्ट हमें लग रहा था 2%, फिर 1% और फिर 0 हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन द रिजल्ट वाज दैट नेगेटिव थिंग्स हैपन। नॉट ओनली दिस, but various countries, they started coming out of various agreements. For example, Trans-Pacific Agreement, for example NAFTA, that is there, or for example WTO, और free trade agreements with North Korea। US बाहर आ रहा है इनसे यार, तो आप क्यों सिर्फ इसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो? इंट्रोडक्शन में लिखो और फिर इसी इंट्रोडक्शन को हमने आगे एक्सप्लेन करना है। अगर इंट्रोडक्शन में ही हम सिर्फ ट्रेड के ऊपर फिक्स होकर रह जाएंगे, वी विल नेवर बी एबल टू फोकस अपॉन दीज इंस्टीट्यूशंस एंड अदर थिंग्स। पहली बात समझ आया ये पहला के लिखना कैसे है ये? एनी प्रॉब्लम इन दिस? एनी प्रॉब्लम कि इनिशियल स्टार्टिंग कैसे करनी है? यस और नो? Now, anti-globalization problems is there. क्यों? जैसे भरत आपने बोला था कि the developed countries they have benefited, the developing countries के लिए प्रॉब्लम, inequalities बढ़ गई। अगर ये बात है उसको रीसेट की बात नहीं है। नहीं, ये आपके 2 पैराग्राफ्स बनेंगे अमित, इसको रीसेट की बात नहीं। रीसेट की बात तब है कंट्री कौन प्रोपोनेंट थी इस कंट्री ग्लोबलाइजेशन का? कंट्रीज फॉर एग्जांपल लाइक यूके, कंट्रीज फॉर एग्जांपल लाइक यूएस एंड अदर्स, दे वर प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस। ये प्रपोज कर रहे थे कि अदर कंट्री शुड बी ओपन अप देयर इकोनॉमीज, एंड इनिशियल फेज में दीज कंट्रीज दे बेनिफिटेड अ लॉट। अब क्या हुआ?
after some point of time, other countries, for example China, other countries, for example India, we started getting benefit. अब इनको प्रॉब्लम होने लगी। जो लोग पहले इसको प्रोपोगेट कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, अब उसी चीज वो ऑपोजिशन हो गई। क्यों? बेनिफिट इनको छोड़ के इनको ज्यादा आने लगा है। एग्जांपल देता हूं, इन द ह्यूमैनिटी ऑफ मैनकाइंड, इन द फॉर एग्जांपल इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 1991 के बाद से लेके 2020 तक लगा लो, 15 तक 8 तक लगा लो, जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 17 इयर्स, जितने लेवल पे, पेस पे, जितनी फास्ट स्पीड पे ये दो कंट्रीज अपनी पॉवर्टी कम करने में कामयाब हो गई थी, इतना हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में आज तक कभी नहीं हुआ था। द प्रॉब्लम वॉज विद दीज कंट्रीज। यहां पे प्रॉब्लम सोल्यूशन आने लगे, इनइक्वालिटीज होने लगी थी, वो तो होना ही था, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट इसका पॉवर्टी लेवल कम होने लगा, एम्पावरमेंट उन लोगों का होने लगा एक्सेट्रा, और यहां पे क्राइसिस डेवलप होने लगे इन दिस कंट्रीज में। ह्यूज बेनिफिट वर देयर, therefore these countries started coming out of it, and now they are asking for a ending of globalization, building a protectionism. Protectionism हम नहीं build up कर सकते। What is the need of the hour is what is called globalization 2.0, in which the mankind would be benefiting to a great extent. And how this globalization 2.0 should be there, reset कैसे करना होगा? For example, various international organizations that are there, for example ASEAN Development Bank, for example World Bank, for example WTO, etc., or for example you कुछ भी है, these countries has to be made more and more representative, accept the recent mandate, then only we would be in a position to bring about globalization 2.0, जिसका मतलब है the equalities has to be increased to different countries। इक्वलिटीज इंक्रीज करने के लिए दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है? एफडीआई। इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है? एफआईआई। फॉर एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी ने क्या बोला? दैट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी डेवलप्ड, और अगर सिर्फ इंडिया की बात करें, इट सेज दैट इंडिया नीड टू हैव इन्वेस्ट $4.4 ट्रिलियन। सिर्फ इंडिया के लिए 4.4 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक? 2030 तक। यार क्या ये हम खुद कर सकते हैं? नहीं। क्या सिर्फ ये इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं? नहीं। इट इज द नीड फॉर अ प्राइवेट प्लेयर टू बी इन्वॉल्व्ड सो दैट इट कैन बी मोर एंड मोर बेटर फॉर ऑल द पीपल दैट आर देयर। अब प्राइवेट प्लेयर तो इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। Therefore, this private player has to evolve and a mandate has to be developed that these international financial institutions are overseeing these private player कि वो कुछ गड़बड़ी ना कर सके। ग्लोबलाइजेशन 2.0 खुद नहीं करना, सब कुछ खुद पैसा लगाना है, और इनको देखना है इस तरीके से कि 2.0 में इनइक्वालिटीज ना बढ़े। क्यों? Because the need of the hour is to go for an open trade policy. That is what is the need of an open trade policy, and that should not be distracted by the voices of protectionism that is growing up around the world. Various areas, for example, regional comprehensive economic partnership agreement that is coming up, ASEAN +6, that can play a major role in this regard only. When the globalization 2.0 is coming, we have to take it to consideration, क्योंकि एनालाइज है तो हमें देखना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज लेके चलना पड़ेगा। In globalization 2.0, there is expected that new restrictions would be imposed. Yeah, there can be new problems. क्यों? When globalization 1.0 was there, what was there? The problem was basically of trade restrictions or taxes, या trade barriers, etc. अब ये तो रहेंगे नहीं, as per the need and expectation. हाँ बिल्कुल आरसीईपी को करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? On the other hand, what can be the problem? The problem that can be coming up, जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा, that is harmonization of standards.
These are the new problems which may be emerging at this point of time. Harmonization of the standards. For example, अगर आपने क्लॉथ एक्सपोर्ट करना है, आपने ये पर्टिकुलर डाई यूज करी होनी चाहिए, ये पहले नहीं था। अगर क्लॉथ एक्सपोर्ट करना है तो और फॉर एग्जांपल अगर आपने फूड प्रोसेस कुछ फूड एक्सपोर्ट करना है, अब सर्टेन टाइप ऑफ एडिटिव्स हैज टू बी यूज्ड. These are the new restrictions or the new problems which can be seen in the developing in the next globalization 2.0. In that case, it becomes important that these international institutions which would be shaping up in the 21st century take into consideration कि ऐसी problems ना emerge हो सके, which various developed countries they are trying to put and implement in various organizations. Firstly, second thing, an industrial policy has to be formulated. When the industrial policy has to be formulated, we need to take into consideration that a provided two things has to be there. The firstly, infrastructure has to be provided and the government support has to be provided in the context that other countries they should also be coming up and investing into any other country where they are needed. Then only we will be in a comparatively better position to have a world with a comparatively better amount of inequalities. In that regard, the globalization is not dead, but it need to be reset where all, not only the developed countries but also all the countries they could be benefiting in a better way. In this, the policy formulation, the effort of the government and the effort of various international organizations they becomes important. Full stop. ऐसे क्वेश्चन लिखोगे, you will be comparatively getting comparatively good marks. Exact sources would be told कि आप इसको कहां से पढ़ सकते हो. This is the way we would be discussing our various questions. Any doubt as of now? नहीं, it is necessary to write the answers at that point of time only. बाद में भेजोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, उसी टाइम तक ही आपको भेज के वो एक्सेप्ट करवाने पड़ेंगे, बाद में तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है. बिकॉज वो ऐसा होता है कि आप मॉडल आंसर्स के बाद ही थिंग्स कैन बी डन, दैट शुड नॉट बी देयर. सेकेंड थिंग, तो दिस इज द वे वी वुड बी डिस्कसिंग वेरियस क्वेश्चन विच आर देयर. और इसी हिसाब से आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे के पूरे डिस्कस कर दिए जाएंगे. सो वी वुड बी फोकसिंग अपॉन, कोशिश करो कि जो जितने भी, चाहे आप 4 क्वेश्चन लिख रहे हो, 5 क्वेश्चन लिख रहे हो, 6 क्वेश्चन लिख रहे हो, जितने भी क्वेश्चन लिख रहे हो उतने के उतने जो भी पढ़े हैं उतने क्वेश्चन लिखने की कोशिश करो. इट वुड बी कवर्ड वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मैं बहुत बार क्लियरली और पॉजिटिवली बोलता हूं, यार ऑप्शनल खुद देख लो और जीएस मेरे पे छोड़ दो. ऑप्शनल में 300 मार्क्स ले आओ and GS would be covered so comprehensively that rank would be within top 50. इतने जबरदस्त तरीके से करवाएंगे. फर्स्टली. सेकंड, थर्ड थिंग, ऑप्शनल के लिए we would be having covering कौन कौन से ऑप्शनल हम खुद करवा रहे हैं. फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी is being covered, anthropology, और फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, सोशियोलॉजी. These options are starting. Geography basically starting from approximately around 28th of June एक PSIR भी है. Anthropology starting approximately around 10th of July. History starting around 15th of July. हिंदी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर स्टार्टिंग अराउंड 28th of June. सोशियोलॉजी एंड PSI स्टार्टिंग अराउंड 15th of July. These are the optionals which are basically being taught at Muluka IAS. तो वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव, यहाँ PSIR भी है. ठीक है, तो इस तरीके से कोशिश करो कि अगर ये ऑप्शनल है तुम्हारे तो वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ इट.
अभी मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, 2-3 दिन दो अभी। लेट नॉट मी रिवील द नेम ओवर हेयर ओनली। 2-3 का तो ज्योग्राफी तो शायद पता लगी गया लोगों को, who's taking up टॉप फैकल्टीज इन द कंट्री, दे वुड बी। जो भी टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, आप वो अभी कुछ टाइम दो, लेट अस डिसाइड ऑल दीज थिंग्स। टीचर्स एवरीथिंग इज बीन देयर। फीस तो बड़ी जेन्युइनली लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीस कहाँ ज्यादा लेंगे हम। हाँ, रिजवान सर इट्स टेकिंग ऑफ ज्योग्राफी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, बहुत जबरदस्त टीचर दे रहे हैं। दिस ईयर वी आर गिविंग मोर देन 100%। आशीष और सब कुछ है, सब कुछ आपको बताएंगे। दैट विल बी इन द अनदर क्लास दैट आई वुड बी टेकिंग अप। तो फॉर द टाइम बीइंग वी वुड बी एंडिंग अप द क्लास ओवर हियर ओनली। सो अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 8 PM यू वुड बी गेटिंग 2020 या 2021 दोनों के लिए। अराउंड 8 PM यू वुड बी गेटिंग ऑन द व्हाट्सएप जो दो या तीन जो भी ग्रुप बने हुए हैं, बैच 1, 2 और 3, जो बैच में रिस्पेक्टिव बैचेस में आपको, इट वुड बी पोस्टेड इन दैट पर्टिकुलर बैच ओनली। सो आप अकॉर्डिंगली आपके वो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ द क्वेश्चन टॉपिक्स, ट्यूसडे को यू वुड बी राइटिंग दोज आंसर्स एंड वी वुड बी टेकिंग अप डिस्कशन आफ्टर दैट। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर हम इसको क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो उस टाइम पे फिर जब नॉर्मलाइज सिचुएशन हो जाएगा तो फिर हम टाइम भी थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे। अभी तो कोरोना वायरस के चक्कर में है, तो उसके बाद तो फिर बाद में टाइम चेंज कर लेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड डू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। थैंक यू वेरी मच। और फिकर बंद कर दो अपनी आंसर राइटिंग का, टेक दैट, गिव दैट 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर लास्ट में फिर बोल रहा हूं, जिसको डाउट है क्लियरली आ जाओ। 2020 में आंसर्स देख लेते हैं, किसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आपके ज्यादा आते हैं या हमारे ज्यादा आते हैं। ओपन कंपटीशन टू ऑलमोस्ट एवरीवन, जिसको दम है आ जाओ। पंजाबी में कहते हैं थापी मार बेगाने के रे, आ जाओ जिसने आना है, देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।